2012 दिल्ली में घटी निर्भया रेप केस आप सभी को तो याद ही होगा। हमारे इस जनरेशन के लिए ये केस विटनेस करना काफी दर्दनाक था। लाखों की संख्या में लोग इस केस में इन्वॉल्व थे एंड सभी को निर्भया के लिए जस्टिस चाहिए था, क्योंकि जो इस केस में हुआ था वो कोई इंसान कर सकता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे कि इस जनरेशन के लिए ये केस काफी इम्पोर्टेंट है और ये केस हमारे जनरेशन कभी भुला नहीं पाएगा। वैसे ही 70s के समय एक ऐसा केस दुनिया के सामने आया था जो उस जनरेशन के लोगों को दहला के रख दिया था। द मर्डर केस ऑफ गीता एंड संजय चोपड़ा और ऑल्सो नोन एज द रंगा बिल्ला मर्डर केस। हालांकि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही एक वार्निंग साइन दे दिया था, लेकिन मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको खून खराबे जैसी बातें देखना या फिर सुनना पसंद नहीं है और आपको ये डिस्टर्बिंग फील होता है तो आप इस वीडियो को अभी इसी समय छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आपको ट्रू क्राइम्स रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको कोई ओपिनियन देना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बता सकते हैं। जो केस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वो इंडियन क्रिमिनल हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग केस है, जो आज भी लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है कि कोई इंसान ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। आज से लगभग 45 साल पहले 1978 में दिल्ली में एक केस अखबारों में लोग पढ़ते हैं एंड लोगों के मन में इतना डर बैठ जाता है कि लोग अपने बच्चों को घर से निकलना ही बंद कर देते हैं सो दैट उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ना हो जो गीता और संजय के साथ हुआ था। लेकिन पूरी केस की कहानी को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये रंगा और बिल्ला कौन थे। रंगा जिसका असली नाम कुलजीत सिंह था एंड बिल्ला जिसका असली नाम जसबीर सिंह था, ये दोनों इस केस के क्रिमिनल है जिसको एक साथ रंगा और बिल्ला बुलाया जाता है। 1975 रंगा, जो कि मुंबई में ट्रक चलाता था और अपने गुजारा उसी काम से करता था, बहुत नाखुश था अपनी जिंदगी से। उसे इस ट्रक ड्राइविंग वाली जॉब से गुजारा तो हो जाती थी बट उसे और पैसे की जरूरत थी ताकि वो अमीरों की तरह अयाशी मार सके। बट उसे पता नहीं था कि इतने पैसे वो लाएगा कहाँ से। ये सारी बातें रंगा उस टाइम उसके करीबी दोस्त श्याम सिंह को बताता है। श्याम सिंह उस वक्त मुंबई में एक छोटा मोटा चोर था जो लोगों का जेब काटता था और छोटी मोटी चोरियां करता था। श्याम सिंह जब रंगा की बात सुनता है तो वो रंगा को एक बंदे के बारे में बताता है जो कि रिसेंटली 2 फॉरेनर्स को मार के और लूट के काफी पैसा कमाया है और उसने उस बंदा का नाम बिल्ला बताता है। बिल्ला जो कि श्याम सिंह के जैसे ही एक छोटा मोटा चोर था और लोगों को लूटता था, लेकिन वो ये काम काफी सालों से मुंबई में कर रहा था। रंगा श्याम की बातें सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसे अभी ये ट्रक ड्राइविंग और नहीं करनी होगी और वो अपने मन मर्जी का कर पाएगा। अगर वो ये चोरी और लूट जैसे क्राइम सीन में इन्वॉल्व होता है तो इट वाज ए इजी मनी फॉर हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड लेटर ऑन श्याम रंगा को बिल्ला से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये दोनों की यहाँ से जोड़ी बनती है। टाइम के साथ रंगा एंड बिल्ला एक साथ मिलके मुंबई में गाड़ियां चुराया करता था और किडनैपिंग करता था। इसी कारण इन दोनों का नाम मुंबई पुलिस के सामने आने लगा। लेकिन एक दिन श्याम पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है, साथ ही साथ बिल्ला भी, एंड इन लोगों को लेटर ऑन थाने जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बिल्ला कुछ दिनों तक जेल में रहता है बट उसके बाद वो जेल से किसी तरह फरार हो जाता है। बिल्ला एंड रंगा डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब इस शहर में नहीं रहेंगे क्योंकि इनका क्राइम लिस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुंबई पुलिस के हर पुलिस स्टेशन में इनका नाम छप गया था और हर पुलिस वाले को इनके बारे में पता था। सो इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर देम टू डू सच क्राइम्स इन दैट सिटी। सो नियरली इन 1978 वो दोनों दिल्ली शिफ्ट होते हैं। दिल्ली में मजलिस पार्क के आसपास एक किराए के मकान में रहने लगते हैं और फिर वहां से वो दोनों किडनैपिंग करके फिरौती मांगना और गाड़ी चुराने जैसी क्राइम्स करने लगे जैसे वो दोनों पहले मुंबई में करते थे। और बेसिकली इन लोगों के लिए यहाँ
इस शहर में ये सब क्राइम्स करना काफी इजी था बिकॉज यहाँ इन्हें कोई नहीं जानता था. So it was very easy for them to get away from the police while doing all these crimes. 26th August 1978. कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा, जो कि उस वक्त इंडियन नेवी में सर्विस करते थे, उनके 2 बच्चे गीता चोपड़ा एंड संजय चोपड़ा एंड उनकी वाइफ के साथ दिल्ली में दुलाकुआं के आसपास रहते थे. गीता तब बस 16 साल की एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी जो कि जीसस एंड मेरी कॉलेज न्यू दिल्ली में पढ़ती थी, एंड संजय जो कि बस 14 साल का एक लड़का था जो दिल्ली में एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था. दोनों बच्चे ही काफी ब्राइट स्टूडेंट थे एंड दोनों बच्चों को इसी कारण अक्सर स्कूल और कॉलेज से डिबेट प्रोग्राम्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए भेजा जाता था टू रिप्रेजेंट देयर स्कूल और कॉलेज. एंड यूजुअली कभी कभी दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन रेडियो प्रोग्राम्स ऑल्सो. एंड ये काफी बड़ी बात थी उस समय के लिए, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग ही स्कूल जा पाते थे और एजुकेशन एक्वायर कर पाते थे. सो ठीक ऐसे ही एक प्रोग्राम के लिए गीता एंड संजय को 26 अगस्त 1978 को इनवाइट किया जाता है ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम में, जो कि उस दिन लाइव ऑन एयर होने वाला था ठीक 8 बजे शाम को. एंड उस प्रोग्राम का नाम युवा वाणी था. गीता एंड संजय उनके डैड कैप्टन चोपड़ा को इंसिस्ट करते हैं कि वो अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस लिफ्ट लेके चले जाएंगे. एंड क्योंकि ये दोनों बच्चे अपने एज के हिसाब से काफी स्मार्ट थे, तो कैप्टन चोपड़ा को भी भरोसा हो जाता है और वो गीता एंड संजय को परमिशन दे देते हैं कि वो अकेले लिफ्ट लेके ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस जा सके. अभी आपको लग रहा होगा कि दिल्ली जैसे शहर में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे ऐसे अकेला छोड़ सकता है. सो लेट मी टेल यू, उस वक्त ऐसे किडनैपिंग, रेप और मर्डर जैसे केस बहुत कम होते थे और लोगों में इतना भरोसा था कि उनके बच्चे कहीं भी जाए वो सलामत घर लौट पाएंगे. उसी दिन दिल्ली के मजलिस पार्क के इलाके से रंगा और बिल्ला रोज की तरह अपने शिकार को ढूंढने के लिए निकलते हैं. उस दिन इन दोनों का प्लान ये था कि वो दोनों गाड़ी चुराएंगे एंड देन अगर वो लोगों को कोई कपल मिलता है तो वो कपल को वो लिफ्ट देने के बहाने अपने गाड़ी में लेंगे और उनको लूटेंगे. प्लान के हिसाब से बिल्ला और रंगा अपने एरिया से निकलते हैं और एक रैंडम गाड़ी चुराता है, बट उन्हें ये गाड़ी पसंद नहीं आती है, तो वो इस गाड़ी को एक रैंडम सी जगह में छोड़ देते हैं. और कुछ देर चलने के बाद उन्हें और एक गाड़ी दिखती है एंड वो उस गाड़ी को चुराते हैं, लेकिन वो गाड़ी भी कुछ खराबी के कारण चल नहीं पाता है, तो वो गाड़ी बिल्ला और रंगा छोड़ के भाग जाते हैं वहां से. लेटर ऑन ये जोड़ी चलते चलते अशोक होटल के सामने आते हैं. वहां आते ही रंगा और बिल्ला को एक खूबसूरत मस्टर्ड कलर की फिएट कार पार्क दिखती है, और क्योंकि तब सीसीटीवी कैमरेस नहीं थे, उतना डर नहीं था होटल के सामने से गाड़ी चुराने के लिए. एंड दे डिसाइड टू स्टील द कार ताकि वो अपने काम को अंजाम दे पाए. यहाँ संजय और गीता दोनों शाम को 6:15 के आसपास अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं. लकीली उन्हें अपने एरिया धौलाकुआं से गोल डाक खाने तक जाने के लिए लिफ्ट मिल जाती है. गोल डाक खाने से संसद मार्ग काफी सामने था जहां ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की ऑफिस थी. सो बच्चों ने लिफ्ट लेके गोल डाक खाने तक पहुंच जाते हैं. यहाँ तक तो सब कुछ ही ठीक था, लेकिन इन बच्चों को ये नहीं पता था कि आने वाले समय में इनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में भी कभी सोचा नहीं था. रंगा और बिल्ला को संजय और गीता के पहनावे से और बिहेवियर से ऐसा लगता है कि वो दोनों काफी अमीर घर से हैं और उनको लगता है ये दोनों कोई अमीर बिजनेसमैन की बच्ची है. संजय और गीता के सामने जब रंगा और बिल्ला अपना गाड़ी लेके आते हैं और पूछते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, तो संजय बोलता है कि उन्हें संसद मार्ग ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जाना है. रंगा उन्हें बोलता है कि वो लोग भी वही जा रहे हैं, सो दे कैन ड्रॉप देम. गीता और संजय को काफी लेट भी हो रहा था, सो दे जस्ट हॉप्ड इन द कार विदाउट गिविंग ए सेकंड थॉट. और ये डिसीजन इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी. गोल डाक खाने से जब गाड़ी निकलता है तो रंगा गाड़ी संसद मार्ग की तरफ ना जाने के वजह दूसरे डायरेक्शन में अपने गाड़ी को भगाता है. संजय और गीता क्योंकि काफी बार संसद मार्ग ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के वहां जा चुके थे, तो उन्हें रास्ता पता था और उन्हें ये भी पता लग गया था कि गाड़ी संसद मार्ग की तरफ नहीं जा रहा है.
गीता एंड संजय ये बात रंगा एंड बिल्ला को पूछता है कि क्यों वो लोग संसद मार्ग की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन रंगा एंड बिल्ला के तरफ से कोई आंसर नहीं होता है और इस कारण गीता और संजय बिल्ला एंड रंगा के साथ बहस करने लगते हैं। उसी वक्त बिल्ला अपना 3 फुट का किरपान जिससे वो लोगों को लूटता था गीता और संजय को दिखा के डराने लगते हैं। ये चीज देख के संजय और गीता काफी डर जाते हैं और गाड़ी के खिड़की से लोगों को चिल्ला के मदद के लिए बुलाने लगते हैं, जिससे लोगों का ध्यान उस गाड़ी में आ जाता है। इसी बीच गाड़ी में संजय और गीता बिल्ला और रंगा के साथ हाथापाई करने लगते हैं क्योंकि उनको पता था कि उनकी जान अभी खतरे में है। ये सब जब हो रहा था उस रास्ते में मौजूद और लोगों को भी उस गाड़ी के ऊपर ध्यान गया। उन लोगों में से एक इंसान जिनका नाम भगवान दास था। भगवान दास उस दिन 6:30 बजे के आसपास स्कूटर से गुरुद्वारा बंगला साहिब से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जा रहे थे। तभी भगवान दास को एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार दिखती है जो काफी तेजी से जा रहा था। भगवान दास को उस गाड़ी से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। भगवान दास उस गाड़ी के पीछे पीछे अपने स्कूटर को भगाने लगे एंड एट द एंड जब वो गाड़ी उस सिग्नल में थोड़ी सी धीमी हुई तो उन्होंने अपने स्कूटर को उस गाड़ी के पास लगाया और देखा कि एक लड़की पीछे से ड्राइवर के बाल खींच रही है एंड एक 14-15 साल का लड़का ड्राइवर के पास पैसेंजर सीट में बैठे हुए एक आदमी से हाथापाई कर रहा है। जैसे ही भगवान दास उस गाड़ी के सामने पहुंचते हैं और पूछते हैं कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, उस गाड़ी का ड्राइवर वैसे ही गाड़ी को भगा के वेलिंगटन हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। भगवान दास को शक होता है और भगवान दास उस गाड़ी को काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। बट भगवान दास ने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। जब ये सारी इंसिडेंट हो रहा था उसी समय वहाँ पे कुछ दूरी पे ही एक इंसान जिनका नाम बाबूलाल था, उन्होंने अपनी साइकिल को गिरा के उस गाड़ी को रोकने के लिए उस गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पे लटक जाते हैं, लेकिन वो उस गाड़ी को भी रोक नहीं पाते हैं। 6:45 के आसपास भगवान दास वहाँ एक कॉलिंग बूथ से पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके ये पूरा इंसिडेंट बताता है एंड पुलिस को उस गाड़ी का नंबर भी बताता है जो कि HRK 8930 था। बट यहाँ पे पुलिस से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जहाँ भगवान दास HRK 8930 बताता है, पुलिस ने उसे MRK 8930 सुना, जिसके कारण लेटर ऑन वो कार को पकड़ना मुश्किल हो गया था। यहाँ पुलिस ने एक्शन भी काफी लेट से लिया था, बट उसके साथ साथ द होल टाइम पुलिस वाज लुकिंग फॉर द रॉन्ग कार। उसी बीच और एक आदमी जिनका नाम इंद्रजीत सिंह था जो कि अपने ऑफिस से वापस आ रहा था, उन्होंने रंगा एंड बिल्ला की गाड़ी को बाबा खरकनाथ सिंह मार्ग में नियर वेलिंगटन हॉस्पिटल देखा था, जहां उन्होंने गाड़ी के अंदर 2 बच्चे को ड्राइवर के साथ और एक आदमी के साथ हाथापाई करते हुए देखा था। इंद्रजीत ने उस गाड़ी का पीछा भी किया। पीछे बैठे एक 14 साल का लड़का जो कि तब हाथापाई कर रहा था, उसने इंद्रजीत को देख के वेव किया एंड उस वक्त वो लड़का मदद के लिए चिल्ला रहा था एंड फिर उस लड़के ने अपने शोल्डर में लगी हुई चोट भी दिखाई, जिसके वजह से उसका पूरा शर्ट खूनाखून रंगा हुआ था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली संजय को बिल्ला के साथ हाथापाई करने के टाइम लगी होगी। ये देख के इंद्रजीत अपने स्कूटर को भगाता है उस गाड़ी के पीछे, बट उस गाड़ी को रोक नहीं पाता है, लेकिन उनसे भी गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं एंड साथ ही साथ पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके सही नंबर गाड़ी का बता देते हैं। पुलिस को एक्शन लेने में काफी टाइम तो लग जाता है, बट अब पुलिस के पास सही कार नंबर थी। यह गीता और संजय हार नहीं मानते और लगातार हेल्प के लिए चिल्लाते रहते हैं, जिसके लिए उस गाड़ी के ऊपर और लोगों की भी अटेंशन आ जाती है। रंगा एंड बिल्ला इसी कारण अपनी गाड़ी को एक सुनसान रास्ते में लेके जाते हैं जहाँ कोई इंसान या गाड़ी नहीं था। वो रास्ता का नाम था रिच रोड। ये रिच रोड आज भी काफी सुनसान है, लेकिन यहाँ पे आज के दिनों में लैंप पोस्ट लगा दी गई है, बट उस वक्त लगभग 45 इयर्स पहले वहाँ कोई नहीं जाता था। फिर रंगा उस गाड़ी को रिच रोड पे लेके एक खाली जगह पे रोकता है। गाड़ी रोकते ही बिल्ला और रंगा संजय और गीता को पूछता है कि उनके पिताजी क्या करते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि ये दोनों बच्चे इंडियन नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं, ना कि कोई अमीर बिजनेसमैन की। ये बात सुन के बिल्ला और रंगा को काफी डिसअपॉइंटमेंट होता है, बिकॉज उन्हें लगने लगता है कि इनके पेरेंट्स उतने अमीर तो नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली दे वोंट गेट द मनी दे विल आस्क फॉर इन रिटर्न फॉर देयर किड्स। इसी कारण रंगा बिल्ला को बोलता है कि क्यों ना इन्हें कहीं ले जाके छोड़ दिया जाए और नया टारगेट्स को ढूंढना शुरू करे, बट बिल्ला नहीं मानता है क्योंकि बिल्ला एक पुराना क्रिमिनल था, तो उसका माइंडसेट थोड़ा अलग था।
रंगा से। बिल्ला को काफी गुस्सा चढ़ता है। बिल्ला को लगा कि इन बच्चों के लिए जो झेलना पड़ा था ये सब, इसके लिए कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ संजय और गीता कॉन्टिन्यूअसली मदद के लिए चिल्लाए जा रहे थे। सो बिल्ला और रंगा को इन बच्चों को शांत करने के लिए झूठ मूठ का दिलासा देते हैं। बिल्ला बोलता है कि अगर वो दोनों शांत हो जाते हैं तो वो दोनों गीता और संजय को छोड़ देंगे। बिल्ला गीता को भी बोलता है, जब मैं बोलूंगा तुम रास्ते में जाकर कोई भी गाड़ी को रोकना और हम उस गाड़ी में यहाँ से निकल जाएंगे तुम दोनों को छोड़ के। ये बात सुन के बच्चे कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। कुछ समय बाद बिल्ला रंगा को आंखों से इशारा करता है एंड रंगा संजय को गाड़ी से बाहर निकल के ले जाता है। संजय और गीता को लगता है कि रंगा एंड बिल्ला उन्हें छोड़ने वाले हैं। संजय और रंगा उस गाड़ी से 100 मीटर की दूरी में पैदल चल के जाते हैं एंड 100 मीटर दूर जाते ही रंगा संजय के ऊपर बिल्ला की 3 फुट की किरपान से स्टैब कर देते हैं एंड संजय वही में अधमरा हालत में गिर जाता है। रंगा पहली बार तो जोश जोश में संजय को स्टैब तो कर देता है, बट दूसरी बार संजय को स्टैब करने का हिम्मत उसमें जुटा नहीं पाता है क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल किलर नहीं था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज टेकिंग समवन्स लाइफ। वह बिल्ला कार में गीता के साथ जबरदस्ती करने लगता है एंड उसके बाद उसकी रेप भी करता है। कुछ समय बाद रंगा वापस आता है कार के पास तो बिल्ला पूछता है कि काम हुआ कि नहीं। रंगा बोलता है कि उसने एक बार ही संजय को स्टैब किया है एंड बिकॉज बिल्ला एक प्रोफेशनल किलर था, उसे पता था कि एक बार से स्टैब करने से संजय नहीं मरा होगा क्योंकि उसने पहले भी ऐसे काम बहुत सारे कर चुका था। सो बिल्ला रंगा को कार में रुकने के लिए बोलता है और वो खुद संजय के पास जाके संजय को बेरहमी से स्टैब करता है जिससे संजय की वही मौत हो जाती है। यहाँ कार में रंगा गीता के साथ फिर से बलात्कार करता है। बिल्ला वापस कार में आता है और गीता को कपड़े पहनाता है और बोलता है कि कार से बाहर निकलने के लिए। बिल्ला और रंगा गीता को बोलता है कि वो गीता को अभी छोड़ने वाले हैं जहाँ संजय को छोड़ा था। कुछ देर चलते ही बिल्ला और रंगा गीता को भी उसी किरपान से उसके गले में वार करके मार डालते हैं एंड गीता की लाश को वही झाड़ियों में फेंक देते हैं जो संजय के लाश से कुछ ही दूरी पे था। लेटर ऑन ये दोनों बदमाश उस गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करता है। यहाँ इन सब चीजों से अनजान संजय और गीता के पिताजी कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा अपने घर में ठीक 8 बजे अपनी रेडियो को ऑन करता है उनके बच्चे के आवाज को सुनने के लिए, जो कि ठीक 8 बजे रेडियो पे युवा वाणी में आने वाले थे। बट गीता और संजय की आवाज उस शो में कहीं सुनाई नहीं देती है। पहले तो कैप्टन चोपड़ा को लगता है कि शायद वो कोई रॉन्ग चैनल लगा बैठे हैं और एल्स शायद ये प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया होगा। कैप्टन चोपड़ा काफी कंफ्यूज रहते हैं। रात को 9 बजे शो भी खत्म हो जाता है एंड 1 घंटे बीत भी जाते हैं, फिर भी गीता और संजय वापस घर नहीं लौटते। तो कैप्टन चोपड़ा को और उनकी वाइफ को घबराहट होने लगती है। कैप्टन चोपड़ा उसी वक्त ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस में कॉल करते हैं जहां से उनको पता चलता है कि गीता और संजय वहां तो आए ही नहीं थे। इसी कारण दे हैड टू रिप्लेस देयर स्लॉट विद अदर किड्स टू कंटिन्यू द शो। अब यहाँ कैप्टन चोपड़ा को और उनकी वाइफ को और घबराहट होने लगती है एंड कैप्टन चोपड़ा उनके अदर रिलेटिव्स को भी कॉल करते हैं टू नो इफ देयर चिल्ड्रन वेंट टू देयर हाउस और नॉट। फिर कहीं से भी कोई रेस्पॉन्स ना मिलने के कारण कैप्टन चोपड़ा अपना स्कूटर लेके ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस में चले जाते हैं, बट वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। थक हार के कैप्टन चोपड़ा ठीक रात 10:15 के आसपास वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में गीता और संजय की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 10:45 PM 26 अगस्त 1978। बिल्ला और रंगा को उस रात 10:45 के आसपास चोट लगने के कारण वेलिंगटन हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में पहुंच जाते हैं। बिल्ला और रंगा को वहां ड्यूटी कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल ने देखा और पूछा कि बिल्ला को ऐसी भयानक चोट कैसे आई। इसके रिप्लाई में बिल्ला और रंगा उस पुलिस को झूठ मूठ का मनगढ़ंत कहानी बताता है। वो दोनों ये बताता है कि काली मंदिर के सामने उनको किसी ने लूट लिया एंड बिल्ला को जख्मी कर दिया और भाग गए। बिल्ला का इलाज के बाद वो पुलिस बिल्ला के साथ उस लोकेशन पे जाते हैं एंड बाद में पुलिस वहीं बिल्ला का रिपोर्ट लिखते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि बिल्ला को नेक्स्ट डे वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाए, बट बिल्ला कभी वापस जाते ही नहीं है एंड रात को 1:45 के आसपास वो दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं।
यहाँ पुलिस कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसके बाद संजय और गीता को लगातार ढूंढते रहते हैं, बट उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता है। Until 28 अगस्त 1978 एक किसान जो कि रिच रोड के आसपास अपनी गाय चरा रहा था, उसकी एक गाय गीता की ऑलमोस्ट डिकम्पोज्ड लाश की तरफ जा पहुंचा। वो किसान भी अपनी उस गाय को ढूंढते हुए गीता की लाश तक पहुंच जाता है। वो किसान डर जाता है वो लाश की हालत देख के। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, लेकिन उसे अचानक से याद आता है कि वहाँ से कुछ ही दूर पे एक जगह है जहाँ पुलिस ड्यूटी देते हैं। तो वो वहाँ जाता है और पुलिस को सब कुछ इन्फॉर्म करता है। कुछ ही समय में पुलिस उस किसान की बताए हुए लोकेशन में पहुंच जाते हैं एंड उस बॉडी को रिट्रीव करते हैं। एंड कुछ देर और छानबीन के बाद पुलिस को और एक लाश मिलती है जो कुछ ही दूरी में पड़ा हुआ था, जिसका कंडीशन भी काफी खराब था। पुलिस सस्पेक्ट करते हैं कि शायद ये गीता और संजय की लाश है एंड लेटर ऑन ये लाश का कंफर्म खुद कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा से करवाते हैं। एंड यू कैन टोटली इमेजिन कि एक पिताजी के ऊपर कैसा बीतता होगा जब उनको पता चलता है कि उनके इतने होनहार बच्चे की मौत इतनी बेरहमी से हुई है। एंड आई कैन जस्ट इमेजिन कि उन्होंने जब उस लाश को देखा होगा और आइडेंटिफाई किया होगा, उनको कैसा फीलिंग आया होगा। पुलिस गीता की लाश का पोस्टमार्टम करते हैं और पता लगता है कि गीता का बलात्कार भी हुआ था। एंड गीता का नाखून से कुछ मिट्टी भी मिलती है एंड कुछ बाल भी, बट पुलिस को ये पता नहीं था कि इतनी घिनौनी हरकत कोई कैसे कर सकता है और कोई इन बच्चों पे ऐसा क्यों करेगा। ये केस जब वहाँ के एक न्यूज मीडिया हाउस तक पहुँचता है तो वो केस दिल्ली में और पूरे देश में आग की तरह फैलती है। दिल्ली के हर अखबारों में गीता और संजय की फोटो फ्रंट पेज में छप दी गई। दिल्ली उस वक्त ऐसा केस पहली बार विटनेस कर रहा था। गीता और संजय की फोटो अखबार में देख के ही भगवान दास, बाबूलाल और इंद्रजीत जैसे बहुत आई विटनेस पुलिस के पास आए उस केस में पुलिस की मदद करने के लिए। उन आई विटनेस के मदद से पुलिस ने उन बदमाशों की स्केच बनवाई और दिल्ली के हर एक जगह में उनकी फोटो को फैला दी। फिर भी दिल्ली पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि वो दोनों कहाँ थे। इतने कोशिशों के बाद भी दिल्ली पुलिस को कोई लीड्स नहीं मिल रहा था। यहाँ लोगों का डर गुस्सा में बदलने लगा। दिल्ली के लोग ये हजम नहीं कर पा रहे थे कि कैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली में ऐसा कोई घटना घट सकता है एंड कैसे कोई ऐसा इनह्यूमन काम कर सकता है। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोग रास्ते पे आकर स्ट्राइक करने लगे। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट रैलियां निकालने लगे, स्पेशली गीता की कॉलेज जीसस एंड मैरी कॉलेज के स्टूडेंट्स। कि तब के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी खुद गीता की कॉलेज जीसस एंड मैरी कॉलेज में स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए पहुंच गए। बट वाजपेयी जी जब वहां पहुंचते हैं तो वहां की प्रोटेस्टर और गुस्से में आ जाते हैं और उनके ऊपर पत्थर बरसाने लग जाते हैं और एक पत्थर वाजपेयी जी के सिर पे भी जाके लगता है, जिससे उनकी सिर में चोट आ जाती है एंड उस चोट से बहती हुई खून वाजपेयी जी की सफेद कुर्ते को भी लाल कर देती है। कुछ दिनों बाद भी जब पुलिस उन बदमाशों को पकड़ नहीं पाते हैं तो लोगों का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उस वक्त के भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोरारजी देसाई खुद संजय और गीता के पेरेंट्स को मिलने चले जाते हैं उन्हीं के घर में और ये एश्योरेंस देते हैं कि उनके बच्चे के कातिल को जरूर पकड़ा जाएगा और सजा भी दिया जाएगा। Then the former prime minister himself strictly ordered the Delhi police to find the culprits as soon as possible, no matter what. उसके बाद दिल्ली पुलिस में और बहुत सारे पुलिस टीम जुड़ जाते हैं और दिल्ली के हर नाके और गलियों में इन दोनों बदमाशों को खोजने लगते हैं। 8 सितंबर 1978 यहाँ बिल्ला और रंगा आजाद तो थे, बट उनके लिए दिल्ली शहर में रहना इम्पॉसिबल हो गया था क्योंकि अब उस शहर में हर कोई बिल्ला और रंगा को पहचानता था। 8 सितंबर ये दोनों बदमाश आगरा स्टेशन से कालकी मेल नाम की एक ट्रेन में चढ़ते हैं दिल्ली से भागने के लिए। ये कालकी मेल हावड़ा स्टेशन से शिमला जाता था। जल्दबाजी में ये दोनों चढ़ तो जाते हैं ट्रेन में, बट गलती से इंडियन आर्मी के रिजर्व कोच में चढ़ जाते हैं। वो दोनों चढ़ते ही वहाँ मौजूद एक आर्मी ऑफिसर उन दोनों को पूछता है कि ये कोच तो आर्मी के लिए है, तुम दोनों यहाँ कैसे चढ़े। गुस्से में आकर बिल्ला बोलता है कि वो दोनों भी आर्मी में है। उस आर्मी ऑफिसर को
थोड़ा सा शक होता है और बिल्ला और रंगा से वो आर्मी ऑफिसर आईडी दिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि उन दोनों के बिहेवियर और पहनावे से लग नहीं रहा था कि वो दोनों आर्मी से थे। तो बिल्ला और रंगा उस ऑफिसर के साथ बहस करने लगे। एट दैट मोमेंट उस कोच में मौजूद और एक ऑफिसर ने बिल्ला और रंगा को पहचान लेता है, बिकॉज उस ऑफिसर ने बिल्ला और रंगा का स्केच एक न्यूज़पेपर में देखा था। सो ये ऑफिसर्स बिल्ला और रंगा को पकड़ लेते हैं एंड रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेशन में वो ऑफिसर्स बिल्ला और रंगा को रेलवे पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहां से रेलवे पुलिस दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। बिल्ला एंड रंगा का इतना खौफ था कि उस वक्त इन दोनों बदमाशों को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस वो स्टेशन में हाजिर हो चुके थे। बिल्ला एंड रंगा को पुलिस इंटरोगेट करती है। एट फर्स्ट ये दोनों अपना क्राइम कबूल नहीं करते हैं, बट जब पुलिस स्ट्रिक्टली इंटरोगेट करता है बिल्ला और रंगा से, तो ये दोनों अपना क्राइम मान लेते हैं और सारी चीज कन्फेस कर देते हैं। बिल्ला एंड रंगा जब अरेस्ट हुए थे तब उनके पास एक कपड़े का बैग भी मिला था। उस बैग में पुलिस को एक खून से लथपथ एक शर्ट मिला था, जो कि बाद में गीता के ब्लड सैंपल से मैच हो गए थे। उन्हें गीता और संजय की लाश से कुछ ही दूरी में एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार भी मिली थी, जिसमें से कुछ मिट्टी मिली थी कार के अंदर से, जो गीता के नाखून से मिली मिट्टी से मैच हो गई थी। ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट केस था जिसमें फॉरेंसिक टीम भी इन्वॉल्व हुआ था। ये सारे सबूत के वजह से ये तो तय हो गया था कि रंगा और बिल्ला को सजा तो होने ही वाली है। बट जब रंगा और बिल्ला को कोर्ट में पुलिस पेश करती है तो रंगा और बिल्ला अपने पूरे स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं और कोर्ट में बोलने लगते हैं कि वो दोनों निर्दोष है और उन्हें फंसाया गया है। लेकिन पुलिस के पास और एक ऑप्शन भी था, जो कि बिल्ला और रंगा को कोर्ट में सजा दिलवा के ही रहता। वो थे उस रात वॉलिंगटन हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर जो बिल्ला का उस रात इलाज किया था, एंड द पुलिस कांस्टेबल जो बिल्ला का फेक रिपोर्ट लिखा था। इन दोनों आई विटनेस के स्टेटमेंट के वजह से बिल्ला और रंगा को मौत की सजा सुनाई जाती है। लेटर ऑन बिल्ला और रंगा इस मौत की सजा से बचने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करते हैं, लेकिन उनकी सजा कम नहीं होती है और उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, जो होना भी चाहिए था। लेटर ऑन इंडिया के राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी के पास अपनी मर्सी पिटीशन डालते हैं, लेकिन रंगा और बिल्ला ने जो क्राइम किया था वो क्राइम का कोई माफी नहीं था, तो ये रिक्वेस्ट भी खारिज हो जाते हैं। फॉर द लास्ट टाइम रंगा खुद रिक्वेस्ट करता है कि उसका फांसी का सजा कैंसिल हो जाए, बिकॉज उसने किसी को खून नहीं किया था। बट कोर्ट के हिसाब से क्योंकि वो बिल्ला के साथ इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, तो कोर्ट के लिए ये दोनों बराबर के दोषी थे। बिल्ला और रंगा का पापों का घड़ा भर चुका था और उनके पापों का कोई माफी नहीं था। 1982 19 जनवरी ठीक संजय और गीता के मर्डर के 4 साल के अंदर रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी जाती है तिहाड़ जेल में। फांसी के बाद इन दोनों के घर वालों ने जरूरी नहीं समझा, इसीलिए तिहाड़ जेल के अथॉरिटीज ने खुद रंगा और बिल्ला का अंतिम संस्कार करते हैं। लेटर ऑन गीता और संजय के ब्रेवरी के लिए और आखिर तक इंडिया इन दो बच्चों को याद रखे, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन दोनों बच्चों के नाम पे एक अवार्ड भी ट्रिब्यूट किया है, जिसका नाम है गीता चोपड़ा एंड संजय चोपड़ा अवार्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रू क्राइम से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन आएगी और मैं आपके लिए और बहुत सारे ऐसे कंटेंट लाता रहूंगा।